नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका एजुकेशन पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पर लगातार आपके लिए ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ग्राम सेवक, पटवारी है, राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज चला रखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से हम यहाँ पर आपके जो जितने भी क्वेश्चन बनने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। तो आज हमारी जो क्लास है मेवाड़ राजवंश के पार्ट 2 पर रहेगी। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, महाराणा कुंभा का शासनकाल था। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो महाराणा कुंभा के शासनकाल की बात करें तो मेवाड़ के महान शासकों में से एक है, पूरे राजस्थान में से महान शासकों। और यहाँ पर कुंभा का शासनकाल पूछा हुआ है, प्रताप का नहीं पूछा हुआ है। तो महाराणा कुंभा का शासनकाल पूछा हुआ है। तो इसमें हम इनके शासनकाल की बात करें, देखो महाराणा कुंभा हमारे राजस्थान के महान शासकों में से एक हुए थे, जिन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। इन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाए थे और इसीलिए इनको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इन्होंने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण तो अकेले करवा दिया था। तो इनके शासनकाल की बात करें तो यहाँ पर 1572 से 1597 दिया हुआ है, 1509 से 1528 दिया हुआ है, 1433 से 1468 दिया हुआ है और ऑप्शन ड में दिया हुआ है 1597 से 1620। अब शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल यहाँ पर महाराणा कुंभा, तो इनका शासनकाल था 1433 से 1468 तक। ये मेवाड़ के राणा मोकल के बाद राजा बने थे। मेवाड़ के राणा मोकल, तो राणा मोकल इनके पिताजी है। महाराणा कुंभा के पिताजी का नाम था राणा मोकल। मोकल की हत्या 1433 में जिलवाड़ा के पास में चाचा मेरा ने की थी। चाचा और मेरा, इन्होंने मोकल की हत्या की थी और इनकी हत्या के बाद में यहाँ पर मेवाड़ के जो शासक बने थे वो थे राणा कुंभा, महाराणा कुंभा। तो यहाँ पर शासनकाल की बात किया 1433 में ये गद्दी पे बैठे थे और 1468 तक ये मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे रहे थे। और इनकी हत्या बाद में लगातार 2 शासकों की हत्या की गई। देखो यहाँ पर मुगल की भी हत्या की थी, चाचा मेरा ने कर दी थी, और यहाँ पर कुंभा की हत्या उसी का बेटा उदा, इतिहास में उदयगण के नाम से भी जानते हैं इनको, जो मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे महाराणा कुंभा के बाद में। तो यहाँ पर कुंभा के बेटे उदा ने इनकी हत्या 1468 में कर दी थी, कुंभलगढ़ में। कहाँ की थी? कुंभलगढ़ में। तो इनका जो शासनकाल है यहाँ पर मोकल की हत्या से लेकर 1433 से लेकर 1468 तक, तो मोकल की हत्या चाचा मेरा ने की थी और कुंभा की हत्या उदा ने। इसलिए उदा को या उदयकर्ण को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता शासक। तो मेवाड़ का केवल एक ही पितृहंता शासक हुआ है, वो हुआ था मेवाड़ के राणा उदा। इसी प्रकार से मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ में भी 2 पितृहंता हुए थे। पहले पितृहंता का नाम था राव मालदेव और दूसरे पितृहंता का था राव भक्त सिंह। तो यहाँ पर बात करें शासनकाल की तो इसका क्या हो जाएगा? कुंभा का शासनकाल था 1433 से 1568 तक। अब बाकी ऑप्शनों की बात करें तो ये था प्रताप का शासनकाल, महाराणा प्रताप का शासनकाल। इसकी बात करें तो ये था राणा सांगा का शासनकाल, राणा सांगा। तो देखो बड़े बड़े शासक हैं, इनके शासनकाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। तो यहाँ पर 1433 से 1468 हो जाएगा कुंभा का शासनकाल। 1597 से 1620 हो जाएगा राणा अमर सिंह प्रथम, इसका शासनकाल था ये राणा अमर सिंह प्रथम का। तो यहाँ पर शासनकाल पूछा गया कुंभा के बारे में। कुंभा के अलावा हमने 3 शासकों के भी शासनकाल के बारे में जानकारी यहाँ पर जुटाई है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसका सोल्यूशन किया है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रताप के समय चावड़ कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार है। तो इस पर ऑप्शन देखिए की बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ है 12, ऑप्शन दिया हुआ है 15 वर्ष, 12 वर्ष, 29 वर्ष और 32 वर्ष। तो यहाँ पर प्रताप के समय चावड़
कितने वर्षों तक राजधानी इसकी बात की गई है। चावंड की बात करें, देखो प्रताप ने 1585 में यहां के सरदार लूणा चावंडिया से, क्या नाम था, लूणा चावंडिया, तो 1585 में लूणा चावंडिया से यहां पर प्रताप ने इस चावंड को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, चावंड को। और चावंड को ही मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी बना दी थी। बाद में चावंड को क्या बना दिया था, मेवाड़ राजवंश की राजधानी। ये थी मेवाड़ राजवंश की राजधानी। क्या थी, मेवाड़ की राजधानी। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं चावंड को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप। तो प्रताप ने 1585 में यहां पर लूणा चावंडिया से चावंड को जीतकर मेवाड़ की राजधानी बना दी थी। और ये चावंड मेवाड़ की क्या थी, संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी ये। जो मेवाड़ की लगातार 1585 से, मेवाड़ की लगातार 1585 से 1515 या 16 तक राजधानी रही थी। कब तक रही थी, 1585 से लगातार 1515 या 1516 तक राजधानी रही थी। 1515-16 तक, कहीं में 1515 भी दिया हुआ है। तो लगभग की बात करें तो ये 29-30 वर्ष तक राजधानी रही थी, 29 वर्ष तक। अगर 15 बने तो 29 वर्ष थी। तो ये मेवाड़ की राजधानी लगातार की बात करें कितने वर्षों तक रही थी, तब तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 29 वर्ष। अब यहाँ पर प्रताप के समय पूछा हुआ है, केवल प्रताप के समय कब हुई थी, तो प्रताप के समय की बात करें तो ये राजधानी बनी कब है, 1585 में बनी है। और प्रताप की मृत्यु कब हो गई थी, 1597 में हो गई थी। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो प्रताप की मृत्यु तक बात करें, बनाने से लेकर प्रताप की मृत्यु तक, तो ये राजधानी रहेगी 1585 से 1597 तक। तो यहाँ पर कितने वर्षों का गैप आ रहा है, वो गैप आ रहा है 12 वर्षों का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर यही बात पूछी गई है प्रताप के समय तक राजधानी कितने वर्ष रही थी, तो यह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है। अब 32 वर्ष की बात करें तो 32 वर्ष शासक बनते समय प्रताप की आयु थी, शासक बनते समय। महाराणा प्रताप के शासक बनते समय आयु पूछे तो कितनी वर्ष हो जाएगी, 32 वर्ष। मेवाड़ की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर इसका हो जाएगा 29 वर्ष। प्रताप के समय की बात करें कितने वर्षों तक रहेगी थी राजधानी, तो 12 वर्षों तक रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, ये भी बड़े शानदार क्वेश्चन। सहेलियों की बाड़ी क्या पूछा हुआ यहाँ पर, सहेलियों की बाड़ी है ये ना, सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर में कराया हुआ है, उदयपुर में ही है। और किसने करवाया था, तो मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह, क्या नाम था, राणा संग्राम सिंह सेकंड। क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह पहले हो चुके, जिनको हम इतिहास के सांगा के नाम से जानते हैं। जो सांगा है वो मेवाड़ का संग्राम सिंह प्रथम है, वो मेवाड़ का पहला संग्राम सिंह है, और ये संग्राम सिंह द्वितीय। इन्होंने अपनी बेटी की याद में, देखो सहेलियां इनकी बेटे के साथ जो बचपन में वो खेला करती थी, उन्हीं की याद में इन्होंने इसे सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवा दिया। तो अपनी पुत्री के लिए इन्होंने इस बाड़ी का निर्माण करा था, सहेलियों की बाड़ी। तो ये कहां पर बनी हुई है, ये बनी हुई है उदयपुर में। तो निर्माण किसने किया था, मेवाड़ के संग्राम सिंह सेकंड ने। देखो मेवाड़ के संग्राम सिंह सेकंड, यहां पर ऑप्शन कौन सा, संग्राम सिंह सेकंड का, तो वो ये वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राणा संग्राम सिंह सेकंड। अब संग्राम सिंह सेकंड की बात करें तो संग्राम सिंह सेकंड वो शासक है जिन्होंने सबसे पहली बार मराठों के खिलाफ, मराठों को बाहर निकालने के लिए जो योजना बनाई थी, वो योजना में सबसे पहला योगदान इन्हीं का ही है। तो योजना किसने बनाई थी, यहाँ पर संग्राम सिंह द्वितीय और आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने मिलकर, सवाई जय सिंह व मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह सेकंड ने मिलकर यहाँ पर मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने की योजना बनाई थी। और उसी के तहत बाद में 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था।
तो ये योजना सबसे पहले बनाने वाले जो शासक है मेवाड़ की तरफ से वो कौन थे? राणा संग्राम सिंह सेकंड, और साथ देने वाले थे मेवाड़ आमेर के राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, तो इन्होंने उदयपुर में सीसारामा नामक स्थान पर, सीसारामा, यहां पर इन्होंने वैद्यनाथ का मंदिर बनाया था, वैद्यनाथ का मंदिर। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। वैद्यनाथ का मंदिर उदयपुर में किसने बनाया था? वो भी राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। तो वैद्यनाथ के मंदिर के परिसर में वैद्यनाथ प्रशस्ति भी लगी हुई है, वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ मंदिर और वैद्यनाथ प्रशस्ति का संबंध किस मेवाड़ के शासक से रहा है? तो राणा संग्राम सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्न में से कौन एक विजय स्तंभ के वास्तुकारों से संबंधित नहीं है? ये भी बड़े शानदार क्वेश्चन है। विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो विजय स्तंभ चित्तौड़ में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? चित्तौड़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। विजय स्तंभ की बात करें ऊंचाई की, इसकी ऊंचाई है 122 फीट। इसकी चौड़ाई की बात करें वो है 30 फीट। कितनी है? 30 फीट। इसकी सीढ़ियों की बात करें, कितनी सीढ़ियां लगी हुई है? इसमें 157 सीढ़ियां लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? 157 सीढ़ियां। मंजिल की बात करें, कितने मंजिल है? तो मंजिल हो जाएगी 9 मंजिल। कितने मंजिल है? 9 मंजिल। तो ये हो जाएगा 9 मंजिल है। कितने मंजिल है? इसमें 9 मंजिल है। अगर इस कौन सी पद्धति में बना हुआ है उसकी बात करें तो इसकी पद्धति है चक्रवात पद्धति। चक्रवात पद्धति। अगर इसे में निर्माणकर्ता की बात करें, इसको बनाने वाले कौन थे? निर्माण वो क्या था? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में गया था? उपलक्ष्य की बात करें तो ये सारंगपुर युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में गया था। सारंगपुर युद्ध। अब सारंगपुर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1437 में। किसने किसको रहा था? तो मेवाड़ के राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को रहा था। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी को प्रथम को यहाँ पर मेवाड़ के राणा कुंभा ने इसी सारंगपुर के युद्ध में रहा था। और इसी युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने यहाँ पर 1440 से 1448 के बीच में, 1440 से 1448 के मध्य में यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण किया था, जिसकी हाइट है 122 फीट, ऊंचाई है इसकी 122 फीट हो गई, चौड़ाई इसकी हो गई 30 फीट, सीढ़ियां इसमें हो गई 157 है। कौन सी पद्धति बना? तो चक्रवात पद्धति हो जाएगा। और कितने मंजिला है? 9 मंजिला। इसका निर्माण करता महाराणा कुंभा है। अब वास्तुकार की बात करें, इसके वास्तुकार की बात करें तो वास्तु का नाम इस प्रकार से है, जेता, नापा, पोमा और पुंजा। तो जेता व उसके 3 बेटे इसके प्रमुख वास्तुकार हैं। तो जेता, नापा, पोमा, पुंजा। अब ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन जैसे जेता देवड़ा दिया हुआ है, नापा दिया हुआ है, पोमा दिया हुआ है और पुंजा दिया हुआ है। तो यहाँ पर नापा तो था, पोमा भी था, पुंजा भी है। यहाँ पर जेता देवड़ा देखो, साफ साफ जेता नहीं, जेता देवड़ा लिखा हुआ है। तो ये जेता देवड़ा था ना, ये चौहान जालोर के राजा थे, उनके प्रमुख सेनापति थे। जालोर राज्य के प्रमुख चौहान सेनापति थे ये। और सेनापति भी किसके थे? कानरदेव चौहान के। जालो के राजा कानरदेव चौहान के प्रमुख सेनापतियों में से एक होते जेता देवड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जेता देवड़ा। ये नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर अगर जेता होता केवल तो ये हो जाता, लेकिन जेता देवड़ा तो हो ही नहीं सकता। जेता देवड़ा तो एक चौहानों का प्रमुख सेनापति रहा था। चौहान भी कौन से? जालोर के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेता देवड़ा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का मैदान कौन सी पहाड़ियों के मध्य था? तो हल्दी घाटी की बात करें तो घाटी की देखो, यहाँ पर 2 पहाड़ों के बीच का जो तंग घाटी होता है वही दर्रा कहलाता है। तो ये भी एक दर्रों में आता है हल्दी घाटी भी।
अब इसकी स्थिति की बात करें तो ये मेवाड़ और सॉरी ये मेवाड़ में पड़ता है। हल्दी घाटी कहां पड़ता है? राज्य की बात करें तो मेवाड़ में है। कहां पड़ता है ये मेवाड़ में है, मेवाड़। अब मेवाड़ का एक क्षेत्र तो उदयपुर और इसी मेवाड़ का एक क्षेत्र है राजसमंद। तब उदय की अब बात करें, थोड़ा सा इसको देख लेते थोड़ा। ये वाला उदयपुर है और इसके थोड़ा सा ऊपर की बात करें तो यहां पर राजसमंद है, ये राजसमंद है, राजसमंद। ठीक है, तो राजसमंद और उदयपुर के बीच में थोड़ा सा एक स्थान पड़ता है। यहां पर उदयपुर की जो उत्तरी पहाड़ियां हैं इसको बोलते हैं हम खमनोर की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, इसको बोलते हैं गोगुंदा की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? गोगुंदा की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गोगुंदा की पहाड़ियां। फिर यहां पर गोगुंदा को पार करेंगे तो यहां पर एक मैदान आएगा, ये वाला मैदान, और इसी का नाम है हल्दी घाटी। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी है। फिर हल्दी घाटी के थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे तो यहां पर एक अलग ही प्रकार के पहाड़ पड़ेंगे, ये अलग पहाड़ियां हैं, इनको बोलते हैं खमनोर की पहाड़ियां। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। तो खमनोर की पहाड़ियां यहाँ पर राजसमंद में पड़ती है और यहाँ पर गोगुंदा के जो पहाड़ है वो उदयपुर में पड़ते हैं। इन्हीं दो पहाड़ियों के बीच में जो मैदान है उसी को हम क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का इतिहास सॉरी यहाँ पर काफी प्राचीन है। यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हुआ था 18 जून को 1573। इस स्थिति को ये युद्ध हुआ था। एक तरफ थी अकबर की सेना और दूसरी तरफ थी राणा प्रताप की सेना। तो राणा प्रताप वह अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। इतिहास का बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था हल्दी घाटी की यहाँ पर 18 जून और 1573 को हुआ था। हल्दी घाटी का जो मैदान है वो यहाँ पर एक तरफ राजसमंद की जो पहाड़ी है खमनोर की, एक तरफ उदयपुर की पहाड़ी है जो है गोगुंदा की पहाड़ियां। तो इन्हीं के बीच का जो मैदान है इसको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं हल्दी घाटी का मैदान। इसको हम बोलते हैं हल्दी घाटी। तो ये हल्दी घाटी है। इसी घाटी में यहाँ पर अकबर और प्रताप के बीच में एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर अकबर की तरफ से जो मुख्य सेनापति थे वो थे जयपुर के मान सिंह, बाद में मिर्जा मान सिंह प्रथम के नाम से राजा बने थे, मिर्जा मान सिंह था। और इनके साथ एक मुस्लिम सेनापति था असफ का। इस युद्ध में इन दोनों की सेनाओं ने या अकबर की सेना ने प्रताप को सैन्य दृष्टि से हरा दिया, लेकिन नैतिक उद्देश्य में कभी भी अकबर सफल नहीं हो पाया था। तो ये युद्ध हुआ था प्रताप और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी में राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियां, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी के बीच में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों से संधि करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पर मेवाड़ का शासक पूछा गया और किसके समय वो भी अंग्रेजों से संधि करने वाला। अब बात करें अंग्रेजों से संधि पहली बात हुई कब थी? यहां पर मेवाड़ ने या उदयपुर ने अंग्रेजों से संधि की थी 1818 में। कब की थी? 1818 में। और इस समय मेवाड़ का राजा था राणा भीम सिंह। कौन था? राणा भीम सिंह। तो राणा भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो हमारे राजाओं ने ब्रिटिश क्राउन के साथ संधियां नहीं की थी, हमारे राजाओं ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। और ये सैक्स संधियां 1817-18 में राजस्थान में चली थी। और 18 में मेवाड़ के राजा राणा भीम सिंह ने यहाँ पर अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो इसमें राणा भीम सिंह कहां दिया हुआ है? ये राणा भीम सिंह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा भीम सिंह। अब बात करें अन्य ऑप्शनों की तो यहां पर मान सिंह राठौड़ है, ये मारवाड़ का राजा है। कहां का राजा है? मारवाड़ का।
और मारवाड़ की तरफ से सहायक संधि किसने की थी अंग्रेजों से? तो ये इसने की थी। मारवाड़ की तरफ से अंग्रेजों से संधि करने वाला कौन था? मान सिंह राठौड़ था। इसने भी 1818 में मेवाड़ की तरह अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो ये मान सिंह राठौड़ मारवाड़ का शासक था जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। सूरज सिंह की बात करें तो ये थे बीकानेर के राजा, बीकानेर के शासक। इन्होंने भी 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। सवाई जगत सिंह सेकंड की बात करें तो ये थे आमेर के राजा। कहां के थे? आमेर के। इन्होंने भी 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। तो यहाँ पर मेवाड़ भी नहीं, बाकी 3 रियासतें और है जहां पर शासकों ने संधि की थी, वो भी यही शासक थे। जैसे मेवाड़ की पूछेगी तो मेवाड़ का हो जाएगा राणा भीम सिंह। मारवाड़ पूछे तो मान सिंह राठौड़ हो जाएगा। यहाँ पर बीकानेर पूछे तो सूरज सिंह हो जाएगा। और आमेर पूछे तो सवाई जगत सिंह सेकंड। सवाई जगत सिंह सेकंड को यहाँ पर जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हुडा सम्मेलन के तहत राजपूत राजाओं का मराठों से युद्ध किस जगह पर होना था? तो यहाँ पर वो स्थान पूछा गया है कि राजाओं ने ये स्थान तय किया था कि हम यहाँ पर मराठों से युद्ध लड़ेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ विजयपुर, ऑप्शन दिया हुआ रामपुरा, ऑप्शन दिया गोगुंदा और चौथा ऑप्शन है सलूम्बर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रामपुरा। तो युद्ध कहां होना था? रामपुरा में। अब हुडा सम्मेलन की बात करें, हुडा सम्मेलन यह हुआ था 17 जुलाई 1734 को। अब इस युद्ध की योजना है, सॉरी सम्मेलन की योजना, इसे सम्मेलन की योजना राणा संग्राम सिंह सेकंड तथा जय सिंह ने मिलकर बनाई थी। सवाई जय सिंह है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना, क्योंकि राजस्थान के जो राजपूत शासक थे लगातार मराठों की आक्रांताओं से परेशान हो चुके थे। मराठे राजस्थान के शासकों के साथ लूटपाट करते थे, मराठा राजस्थान के राजाओं के साथ जबरदस्ती इनसे टैक्स लेकर जाया करते थे। तो इन्हीं से निजात पाने के लिए, इन्हीं की परेशानियों को मिटाने के लिए यहाँ पर राजाओं ने हुडा नामक सम्मेलन बुलाया था। और जो हुडा नामक स्थान है ये भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। अब योजना की बात करें, योजना इनके समय बनाई गई थी। अब सबसे पहले जो प्रस्ताव तैयार किया था वो सवाई जय सिंह ने किया था। प्रस्ताव सवाई जय सिंह। अब सवाई जय सिंह के अनुसार यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने थे? यहाँ पर राणा संग्राम सिंह सेकंड ही बने थे। लेकिन हुआ क्या था, कुछ समय इस सम्मेलन की निश्चित तिथि से पहले यहाँ पर राणा संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो गई 1734 में, 34 में इनकी मृत्यु। उधर 1734 में मेवाड़ में नया राजा कौन बन गया था? राणा जगत सिंह सेकंड। क्या नाम था? राणा जगत सिंह सेकंड। अब हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता करने वाला तो ये थे, लेकिन ये इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनकी जगह बाद में अध्यक्ष कौन बन गए थे? वो बने थे राणा जगत सिंह सेकंड। तो इसी सम्मेलन में राजाओं ने एक जगह जो चुनी थी युद्ध करने की मराठों से, तो वो जगह कौन सी थी? रामपुरा। ये रामपुरा था। इसी जगह मराठों को राजस्थान के राजपूत शासक एक जगह इकट्ठे होकर युद्ध में हराने थे। तो योजना यहाँ की बनाई गई थी। वो यहाँ पे स्थान पूछा हुआ कौन सी जगह पर होना था? तो ये युद्ध कहाँ होना था? रामपुरा में होना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? तो विषम घाटी पंचानन की बात करें तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ राणा हमीर, ऑप्शन दिया हुआ हमीरदेव चौहान, राणा प्रताप और राणा सांगा। विषम घाटी पंचानन की बात करें तो यहां पर देखो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा राणा हमीर। राणा हमीर को मेवाड़ में या राजस्थान में विषम घाटी पंचानन कहा जाता है।
देखो विकट परिस्थितियों में सिंह के समान दिखने के कारण इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विकट परिस्थितियों में विकट परिस्थितियों में इनको सिंह के समान दिखने का इसको विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा इनके और भी नाम है, जैसे इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक। इनको कुंभा ने अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में, इसमें रसिक प्रिया, कुंभा ने अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में इनको वीर राजा की संज्ञा दी है। तो मेवाड़ के किस राजा को कुंभा ने वीर राजा कहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रसिक प्रिया में कुंभा ने वीर राजा किसको कहा गया है, कुंभा ने वीर राजा कहा है राणा हमीर को, इनको वीर राजा कहा गया है। इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और इन्हीं को सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक किनको कहा जाता है, राणा हमीर को। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा, राणा हमीर। वीर राजा भी कौन था, राणा हमीर। मेवाड़ का उद्धारक भी कौन था, राणा हमीर। और विषम घाटी पंचानन की बात करें भी कौन था, राणा हमीर। हमीरदेव चौहान ये मूल चौहानों की शाखा का अंतिम शासक था। मूल चौहानों का अंतिम शासक, अंतिम शासक। मूल चौहान की बात करें तो वो पृथ्वीराज चौहान वाली पीढ़ी में अंतिम राजा कौन हुए थे, वो हुए थे हमीरदेव चौहान। ये रणथंभौर में थे, कहाँ के शासक थे, रणथंभौर के। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके समय रणथंभौर पर आक्रमण किया था और इनको युद्ध में मार दिया था, युद्ध में मार गए थे। तो ये अंतिम शासक थे। राणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ केसरी। प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर। ठीक है, तो ये प्रताप के उपनाम थे। हमीरदेव चौहान को हठी राजा के नाम से भी जानते हैं। हठी राजा, ये हट करने वाले राजाओं में से थे। इन्होंने हट कर लिया तो इनका हट कोई नहीं मिटा सकता। तो ये से राजा थे हमीरदेव चौहान। राणा सांगा की बात किया तो इनको कहा जाता है हिंदूपत। हिंदूपत कहा जाता है इनको, या हिंदूपति भी कहा जाता है। ठीक है, तो विषम घाटी पंचानन की बात किया तो राणा हमीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अफगानों की अधीनता मेवाड़ के किस शासक ने स्वीकार की थी। तो अफगानों की बात करें तो यहाँ पर राजा दिया हुआ है ऑप्शन ए उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह और सांगा। तो मेवाड़ की तरफ से सबसे पहले अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो राजा था वो थे मेवाड़ के राणा उदय सिंह। अब देखो उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने थे, मेवाड़ के शासक। ये 1540 में मेवाड़ की गद्दी पे बैठे थे, लेकिन इनका अनौपचारिक राज्याभिषेक 1537 में हो गया था। 1537 में कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था, कुंभलगढ़ में, क्योंकि कुंभलगढ़ में पन्ना दाई ने इनको पहले ही वहां पहुंचा दिया था और वहीं पर 1537 में इनका पहला राज्याभिषेक हो गया था, प्रथम राज्याभिषेक इनका यही हुआ था 37 में। लेकिन चित्तौड़ की गद्दी पर सबसे पहली बार कब बैठे थे, वो 1540 में। इनके शासनकाल की बात करें, उदय सिंह का शासनकाल था 1540 से 1572 तक। प्रताप के शासनकाल की बात करें तो 1572 से 1597 तक। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल की बात करें 1597 से 1620 ईस्वी। संग्राम सिंह के शासनकाल की बात करें तो 1509 से 1528 तक। ये प्रमुख राजाओं का शासनकाल है मेवाड़ में। उदय सिंह के समय, अब बात करें उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार किसकी की थी, तो अफगानों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन किस शासक की थी, वो थे शेरशाह सूरी। कौन था, शेरशाह सूरी। क्योंकि उदय सिंह जब मेवाड़ के राजा बनते उस समय मेवाड़ की स्थिति युद्ध करने जैसी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर उदय सिंह ने युद्ध करने की बजाय
इस ऑप्शन को चुना था कि वो अधीनता कर स्वीकार कर ले, ताकि युद्ध में कोई जनहानि नहीं हो, क्योंकि मेवाड़ लगातार पहले ही लगातार 15-20 सालों तक लगातार इस समस्या से जूझता जा रहा था। तो यहाँ पर अधीनता स्वीकार करने की बात की गई। पहले कौन था? वो थे उदय सिंह जी। और किसकी की थी? शेरशाह सूरी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को हुआ था? अब यहाँ पर देखो अवमन बात ये होती है कि हल्दी घाटी युद्ध की डेट वो 18 जून को, ये 18 जून 1576 को ये हल्दी घाटी युद्ध की तिथि है, हल्दी घाटी। अब यहाँ पर ये पूछो किस इतिहासकार ने इस डेट को नहीं माना है, तो कौन सी डेट को माना है? वो डेट है 21 जून। अब ये डेट मानने वाला कौन था? अब ऑप्शन दिया हुआ जैसे दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, रमेश चंद्र दत्त और कर्नल टोड। तो यहाँ पर गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध की डेट मानी 21 जून को। किसको माना है? 21 जून को, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध की डेट 21 जून किसने मानी है? गोपीनाथ शर्मा ने। और इधर वास्तविक जो डेट है, वो जो सर्वमान्य डेट है, वो 18 जून की है। अब केवल एक इतिहासकार पूछे गोपीनाथ शर्मा ने किसको माना, तो 21 जून हो जाएगा। और 21 जून को सूर्य किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। 3.5 डिग्री उत्तर की बात किया तो कर्क रेखा है, 3.5 डिग्री दक्षिण की बात किया तो मकर रेखा है, और 0 डिग्री की बात किया तो भूमध्य रेखा है। अब यहाँ पे इनमें से कौन सी रेखा पर 21 जून को सूर्य किरण सीधी पड़ती है? वो हो जाएगी कर्क रेखा पर। इस रेखा पर 21 जून को सूर्य किरण सीधी पड़ती है। तो जब युद्ध हुआ था उस समय भयंकर गर्मी थी, तो हल्दी घाटी युद्ध की डेट 21 जून मानी। और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। तो हल्दी घाटी युद्ध की डेट गोपीनाथ शर्मा ने 21 जून मानी है। सूर्य की सिद्धि किरणें रेखा पर पड़ती है 21 जून को। और इधर योग दिवस भी कब मनाया जाता है? 21 जून को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक वो थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। और पतंजलि की जो बुक की रचना है, किताब है, उसका नाम है महाभाष्य। तो महाभाष्य जो किताब है वो पतंजलि की प्रमुख रचना है। और यही पतंजलि यहाँ पर शासक की बात की, किसके शासक के दरबारी थे? तो पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के दरबारी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, सॉरी, हाँ, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है ये। कौन है? पतंजलि। इनकी रचना का नाम है महाभाष्य। योग दर्शन इन्होंने दिया था। और आज विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। और इसी हल्दी घाटी युद्ध की 21 जून की डेट किसने बताई थी? गोपीनाथ शर्मा ने। और इसी 21 जून को कौन सी रेखा पर सूर्य किरण सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर। इसकी बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें तो कब पड़ती है? 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो 2 समय जहां पर भूमध्य रेखा पर सूर्य किरण सीधी पड़ती है, एक 23 सितंबर है, एक 21 मार्च है। इसकी बात करें तो 22 दिसंबर को पड़ती है। मतलब मकर रेखा की बात करें तो कब पड़ती है? ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है 23 सितंबर 21 मार्च को, कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को, और मकर रेखा पर पड़ती है 22 दिसंबर को। ठीक है। और इसमें युद्ध की बात की गई, कौन सी डेट? 21 जून को बताइए। तो ये 21 जून को गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी युद्ध की डेट बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसका राइटर हो जाएगा गोपीनाथ शर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध में मेवाड़ से कौन सा शासक लड़ता हुआ मारा गया था? इसमें तराइन के युद्ध की बात की गई। मेवाड़ से तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सहायता करने कौन गया था? तराइन का युद्ध ये हुआ था। देखो दूसरे युद्ध की बात की गई यहाँ पर। दूसरे युद्ध में पहला हुआ था 91 में और दूसरा हुआ 1192 में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन दिया राणा अमीर, रावल सामन सिंह, कुमार सिंह और राणा लाखा। तो इसमें बात करें, ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावल सामन सिंह। कौन थे? रावल सामन सिंह। तो रावल शाखा का राजा था रावल सामन सिंह, यही पृथ्वीराज चौहान की सहायता करने के लिए गए थे। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और इनके सामने कौन था? मोहम्मद गोरी।
तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के खिलाफ यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की सहायता करने के लिए मेवाड़ से कौन गए थे? मेवाड़ के राणा नहीं, रावल सामंत सिंह गए थे। पृथ्वीराज चौहान की ये बहन हुई थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की बहन थी पृथ्वीबाई। इस पृथ्वीबाई की शादी हुई थी सामंत सिंह से, इसलिए सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सहायता करने के युद्ध में जाते और वहां पर वीरगति को प्राप्त हो जाते। तो मेवाड़ से कौन सा शासक था त्रैनी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? वो हो जाएगा रावल सामंत सिंह। ठीक है। और इसी युद्ध के बाद में भारत में, देखो इस युद्ध से पहले भारत में हिंदू सत्ता थी, हिंदू सत्ता, और इसी हिंदू सत्ता के बाद में हमारे देश में क्या जाएगी? मुस्लिम सत्ता। इसी युद्ध के बाद में हमारे देश में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो चुकी थी, 1152 में आई थी। और मुस्लिम सत्ता का जो संस्थापक था वो कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने त्रैनी के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराकर, त्रैनी के दूसरे युद्ध में विजय पाकर यहाँ पर हमारे देश में इस सत्ता को तो उखाड़ के फेंक दिया, और यहाँ पर कौन सी सत्ता लेकर आए? मुस्लिम सत्ता। तो भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी। और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट की बात करें तो कौन था? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसको माना जाता है? वो पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट मानते। तो मोहम्मद गोरी ने इनको त्रैनी के दूसरे युद्ध में मार दिया था। तो यहाँ पर त्रैनी के युद्ध में मेवाड़ से कौन लड़ता हुआ मारा गया था? वो सामंत सिंह जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संग्राम सिंह के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो संग्राम सिंह की बात करें तो यहाँ पर संग्राम सिंह दो ये थे, एक संग्राम सिंह प्रथम। तो यहाँ पर संग्राम सिंह प्रथम के समय की बात की है ना, राणा सांगा बोलते हैं इनको। तो राणा सांगा की बात करें तो देखो राणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम एक ही बात है, इन्हीं को संग्राम सिंह प्रथम या राणा सांगा के नाम से जानते हैं। इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था 1509 से 1528 तक। इनके समय प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा। देखो इनके समय युद्ध की बात करें तो इनके समय खातौली का युद्ध हुआ था, बाड़ी का युद्ध हुआ था, इसके अलावा गागरोन का हुआ था, और इसके अलावा बड़ा युद्ध कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध से पहले बयाना का युद्ध भी ये जीते हुए थे। तो देखो यहाँ पर खातौली और बाड़ी के युद्ध में तो इन्होंने हराया इब्राहिम लोदी को। दिल्ली का लोधी वंश का या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। उसको मेवाड़ के कौन से राजा ने हराया था? तो वो क्या हो जाएगा? संग्राम सिंह प्रथम ने हराया था। गागरोन के युद्ध में हराया था मालवा के राजा, मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय। गागरोन के युद्ध में संग्राम सिंह जी ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हरा दिया था। खाना के युद्ध में यहां पर बाबर से हार गए थे, बाबर से हारे थे, और इस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, बाबर की सेना को हराया था। अब बात करें युद्ध कब कब हुए थे। खातौली बाड़ी का युद्ध 1517 में, ये हुआ था खातौली का 17 में, बाड़ी का युद्ध हुआ था 18 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बयाना का हुआ था 1527 में, इधर गागरोन का हुआ था 1519 में। ठीक है। तो यहां पर खानवा के युद्ध के बाद में 1527 के बाद में 28 में 1528 में संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद में उसका बड़ा बेटा राणा रतन सिंह मेवाड़ का अगला शासक बनता है। तो इसके बाद में संग्राम सिंह का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो था राणा रतन सिंह। कौन हुए थे? राणा रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें राणा रतन सिंह दिया हुआ है, महाराजा रतन सिंह दिया हुआ है, रतन सिंह चुनाव दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के कुंभ का मंदिर किसने बनाया था? तो चित्तौड़ में जो कुंभ का मंदिर है, तो कुंभ ये चित्तौड़ में बना हुआ है। इस मंदिर की बात करें तो ये क्या होता है? राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक, सर्वाधिक निर्माण कार्य मेवाड़ में
राणा कुंभा ने करवाया था। इसी राणा कुंभा को इस कुंभश्याम के मंदिर का निर्माण करता माना जाता है। इसके अलावा कुंभश्याम के मंदिर अन्य 2 स्थानों पर बनाए थे। राणा कुंभा ने कुल 3 जगह पर कुंभश्याम का मंदिर बनाया था। कुंभश्याम के मंदिर कितने स्थान बनाए थे? 3 स्थान पर। अब 3 कौन कौन से उसकी बात करें, जैसे एक स्थान है चित्तौड़, कुंभलगढ़ और सिरोही में अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही में पड़ता है, कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है और चित्तौड़ अपने आप में है ही चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़ का जो कुंभश्याम का मंदिर है इसकी बात करें तो यहाँ पर चित्तौड़ का पूछा हुआ है, तो किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। राणा कुंभा के मंदिर है ये तीनों अलग अलग जगह बने हुए हैं। चित्तौड़ के पूछे तो भी यही था, कुंभलगढ़ का पूछे तो भी यही होगा, अचलगढ़ का पूछे तो भी कौन होगा? राणा कुंभा। अब बात करें इसका संग्राम सिंह के समय, संग्राम सिंह मतलब सांगा, सांगा के समय इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा मीराबाई किया करती थी। कौन करती थी? मीराबाई। तो मीराबाई इसी मंदिर में पूजा पाठ करती थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई करती थी। और मीराबाई की इस मंदिर में भक्ति करने इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया था? चित्तौड़ वाले का मीरा मंदिर पड़ गया था। क्या पड़ गया था? मीरा मंदिर। तो ये मीरा मंदिर, कुंभश्याम का मंदिर बाद में क्या कहलाएगा? मीरा मंदिर कहलाएगा। तो मीरा मंदिर भी कहां पर है? चित्तौड़ में। मीरा मंदिर नाम किसने दिया था? राणा सांगा ने, राणा सांगा। तो मीरा मंदिर का पहले नाम क्या था? कुंभश्याम का मंदिर। तो यहाँ पर मंदिर की बात पूछिए तो इसमें क्या हो जाएगा? राणा कुंभश्याम का मंदिर, राणा कुंभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के समय मेवाड़ में चावल शैली का उदय हुआ था? अब ऑप्शन की बात करें, जैसे ऑप्शन दिया राणा सांगा, राणा अमर सिंह, राणा प्रताप सिंह और राणा जगत सिंह। तो चावल शैली पूछी गई है, तो हम इससे पहले इसकी राजधानी के बारे में बात कर चुके हैं। चावल राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? राणा प्रताप ने। अब चावल शैली भी प्रताप के समय उदय हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप। 1585 में प्रताप ने चावल को राजधानी बनाया था और इन्हीं के समय चावल शैली का जन्म हुआ था। चावल चित्र शैली का जन्म भी किसके समय हुआ था? मेवाड़ में चावल चित्रकला के जनक, चावल चित्रकला का उदय किसके समय होता? प्रताप के समय। लेकिन इस कला का जो स्वर्ण काल है, चावल चित्र शैली का स्वर्ण काल, वो था अमर सिंह का शासनकाल, अमर सिंह प्रथम। और इसी अमर सिंह प्रथम ने बाद में मुगलों से संधि कर ली थी, मुगल संधि इसी ने की थी। तो अमर सिंह का जो काल है वो तो स्वर्ण काल कहलाता है चावल का, और शुरुआत करने वाला थे महाराणा प्रताप। और चावल को राजधानी भी किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप ने, जो मेवाड़ की कितने समय राजधानी थी? लगभग 29 वर्ष तक रही थी, 29 या 30 वर्ष। और प्रताप के समय कितने वर्ष रही थी? 12 वर्षों तक रही थी, 12 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो ऑप्शन दिया राणा उदय सिंह, राणा अमर सिंह, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, लिख देते, यहाँ डाल देते राज सिंह को डाल देते, राणा राज सिंह डाल देते। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उदय सिंह, अमर सिंह, राणा राज सिंह और राणा मोकल। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राणा अमर सिंह। तो राणा अमर सिंह प्रथम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अब राणा अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, इनके शासनकाल की बात करें तो 1593 से 1620 तक इनका शासनकाल है। प्रताप की मृत्यु के बाद राजा कौन बनते हैं? राणा अमर सिंह प्रथम बनते हैं। इन्हीं राणा अमर सिंह प्रथम ने 5 फरवरी, कब की बात है? 5 फरवरी 1615 को, 5 फरवरी 1615 को यहां पर इसने मुगलों से संधि कर ली थी, मुगलों से संधि। तो मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ राजा कौन था? राणा अमर सिंह प्रथम था। इन्होंने 5 फरवरी को संधि की थी। और उधर मेवाड़ मुगल शासक कौन थे?
इस समय मुगल शासक था, अकबर के पुत्र, अकबर का बेटा जहांगीर इस समय राजा था। तो जहांगीर के समय तो ये मुगल मेवाड़ संधि कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुगल मेवाड़ संधि, जो हुई थी 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह व जहांगीर के मध्य हुई थी। इसी को या इसी संधि को बोलते हैं मुगल मेवाड़ गठबंधन। मुगल मेवाड़ गठबंधन, तो ये पहला गठबंधन है जो हुआ था 5 फरवरी 1615 को। तो यहाँ पर संधि करने वाला मेवाड़ राजा कौन था? राणा अमर सिंह प्रथम। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।